हाय एग्रीकल्चर स्टूडेंट, माय नेम इज विष्णु जायसवाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। ठीक है, कल भैया आपका जो है पल्सेस क्रॉप हो चुका था, जिसमें से आपका चना था, सोयाबीन था और अरहर था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ऑयल सीड के बारे में। ठीक भैया, अब ऑयल सीड क्या है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए भैया शुरू करते हैं ऑयल सीड के बारे में। दिया है ऑयल सीड का आपका जो है सामान्य परिचय। ठीक है, अब बात करते हैं। कह रहा है कि आवश्यकता यानी कि रिक्वायरमेंट 20 से 30 ग्राम प्रति कैप्टा प्रति डे प्रति व्यक्ति। ठीक है, जो 20 से 30 ग्राम है वो प्रति व्यक्ति जो है प्रति कैप्टा आवश्यकता होती है 20 से 30 ग्राम की। ठीक भैया, आगे कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा खाद्य तेल के रूप में पाम ऑयल 40% उपयोग मिला जाता है। यानी कि आपका जो नारियल ऑयल है, पाम ऑयल है, इसका जो है खाद्य तेल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्रमशः आपका सोयाबीन है और मस्टर्ड ऑयल का स्थान है। ठीक भैया, सबसे ज़्यादा क्या है 40% आपका पाम ऑयल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रमुख तिलहनी एवं उनकी विशेषताएं, जिसमें से आपका है सनफ्लावर कह रहा है कि इसमें 40 से 45% तेल पाया 50% तेल पाया जाता है। सूरजमुखी भारत में 1969 में तिलहनी की फसल के रूप में कहाँ से लाई गई, रूस से लाई गई। ठीक है, सनफ्लावर में क्या पाया जाता है, सनफ्लावर में 45 से 50% आपका जो है ऑयल पाया जाता है। सर्वप्रथम भारत में जो है 1969 ईस्वी में तिलहनी फसल के रूप में रूस से लाई गई। 1969 ईस्वी में तिलहनी फसल के रूप में कहाँ से लाई गई, रूस से लाई गई। ठीक भैया, आगे बात करते हैं। आगे आपका सोयाबीन है, कह रहा है कि इसे 1968 ईस्वी में यूएसए से लाया गया। ठीक है, कहाँ से लाया गया भैया, यूएसए से लाया गया। और सोयाबीन तो आप पढ़ चुके हैं, उसमें जो है 20% ऑयल और 40% प्रोटीन पाया जाता है। आगे बात करते हैं कुसुम के बारे में। दिया है कुसुम, जिसको बर्रे कहते हैं, इसमें जो है 24 से 36% तेल होता है। यह मुख्य रूप से बॉर्डर क्रॉप के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन, कुसुम जो है बॉर्डर क्रॉप के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका इस्तेमाल रोगन बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कुसुम का उपयोग जो है हम कहाँ करते हैं, तो कुसुम का उपयोग भैया रोगन बनाने में प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि जिसका उपयोग जो है वाटर प्रूफ कपड़े यानी कि वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाने तथा चमड़े के निर्माण व प्रिजर्वेशन में किया जाता है। ठीक है, सनफ्लावर जिसको आप कुसुम कहते हैं, इसमें जो है 24 से 36% जो है आपका तेल पाया जाता है। इसे बॉर्डर क्रॉप के रूप में प्रयोग करते हैं तथा जो है इसका रोगन बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको जो है आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और इसके जो है वाटर प्रूफ कपड़े तथा चमड़े के प्रिजर्वेशन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे आपका सिसमम क्या है, सिसमम है, कह रहा है कि इसमें 50% तेल तथा 18 से 20% प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है। 50% तेल की मात्रा किसमें पाया जाता है, तो सीसम में पाया जाता है। सोयाबीन में 20% पाया जाता है। ठीक है, और सनफ्लावर में आपका 24 से 36% पाया जाता है। ठीक भैया, और 18 से 20% जो है इसमें प्रोटीन पाया जाता है तेल में। आगे बात करते हैं लिनसीड, जिसको आप तीसी या फिर अलसी कहते हैं। इसमें जो है 33 से 47% आपका ऑयल पाया जाता है तथा 36% प्रोटीन पाया जाती है। कितनी परसेंट, 36% प्रोटीन पाया जाता है। अगर प्रोटीन की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है आपका लिनसीड में होता है, अलसी में। और तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा आपका होता है तिल में। ठीक है, तिल याद रखना, 50% तेल और प्रोटीन जो 36% वो तीसी में पाई जाती है, अलसी में। ठीक है, कह रहा है कि पश्चिमी देशों में इसे फ्लैक्स कहा जाता है। भारत में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में अलसी को फ्लैक्स के रूप में उगाया जाता है। यानी कि जो भारत है वहाँ के हिमाचल प्रदेश में, अपने देश में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में अलसी को फ्लैक्स के रूप में उगाया जाता है। ठीक भैया, लिनसीड को। आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि महत्वपूर्ण मिशन TMO या फिर टेम्पो, ये क्या है। कह रहा है कि तिलहनी फसलों के उत्पादन बढ़ाने हेतु 1986 ईस्वी में पीबी सिनोए एक जो है डायरेक्टरशिप, जो ये जो है डायरेक्टर थे, इनके डायरेक्टरशिप में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड यानी कि TMO की स्थापना की गई। तिलहनी फसल के उत्पादन बढ़ाने हेतु पीबी सिनोए के नेतृत्व में क्या हुआ भैया, पीबी सिनोए के नेतृत्व में
टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल सीड यानी कि TMO की स्थापना की गई। आगे कह रहा है कि बाद में इसकी अपार सफलता को देखते हुए इसमें पल्से यानी कि दलहन को भी जोड़ दिया गया, जिसके फलस्वरूप यह TMO को टेक्नोलॉजी मिशन ऑन पल्सेड एंड ऑयल सीड यानी कि टेम्पू कहा जाने लगा। पहले क्या था, TMO था यानी कि टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल सीड था, जो 1986 ईस्वी में PV सिनोय के नेतृत्व में बनाई गई। बाद में इसमें जो है सफलता प्राप्त हुई यानी कि इसमें जो है सफल होने लगे, तो इसको जो है इसमें क्या जोड़ दिया गया, इसमें जो है टेम्पो जोड़ दिया गया, यानी कि इसमें जो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन पल्सेस भी जोड़ दिया गया और ऑयल सीड भी जोड़ दिया गया, तो इसको जो है टेम्पो कहा जाने लगा। ठीक भैया, आगे बात करते हैं। आगे आपका संकर बीजों की आपूर्ति करने वाली संस्थाएं। ठीक है, संकर बीजों की आपूर्ति करने वाली संस्थाएं क्या है, कह रहा है कि सूर्यमुखी का उत्पादन बढ़ाने के लिए संकर बीजों की सप्लाई निम्नलिखित संस्थाओं के द्वारा की जाती है, यानी कि हाइब्रिड बीज जो है वो सूर्यमुखी के उत्पादन के लिए निम्नलिखित कंपनी द्वारा या संस्था द्वारा किया जो है सप्लाई किया जाता है। उसमें से आपका पहला है माइको। ठीक है, माइको कहाँ है, माइको का मतलब होता है महाराष्ट्र हाइब्रिड कंपनी है, ये भी जो है सूर्यमुखी का जो है सप्लाई करती है। दूसरा आपका ITC यानी कि इंडियन टोबैको कंपनी, जो कि आंध्र प्रदेश से, यह भी आपका सनफ्लावर का जो है संस्था है जो कि सप्लाई करती है। आपका सोया है यानी कि सोपा है, सोयाबीन प्रोसीजर एसोसिएशन, जो कि मध्य प्रदेश में, ये भी आपका जो है सूर्यमुखी का जो है सप्लाई करती है। ठीक है, माइको महाराष्ट्र हाइब्रिड कंपनी है। वैसे जो है सूर्यमुखी का नहीं, सभी ऑयल सीड लगभग सभी का जो है ये सप्लाई करती है। ITC इंडियन टोबैको कंपनी टोबैको के बारे में, सूर्यमुखी के बारे में, दोनों के बारे में करती है। और जो सोपा है सोयाबीन और सूर्यमुखी इत्यादि सभी जो है बीजों का, हाइब्रिड बीजों का जो है सप्लाई करती है सोपा। ठीक भैया, आगे बात करते हैं। आगे आपका मूंगफली। ठीक है, मूंगफली के बारे में मूंगफली के बारे में कह रहा है भैया, कह रहा है कि मूंगफली शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, किस भाषा से हुई है, तो आपका ग्रीक भाषा से हुई है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि रैकिस शब्द जो है ग्रीक शब्द का, जिसका अर्थ है लेग्यूम, और हाइपोजिया शब्द जिसका अर्थ है ब्लो ग्राउंड, यानी कि जो बोटेनिकल नेम है मूंगफली का, और रैकिस हाइपोजिया है। रैकिस का अर्थ होता है आपका लेग्यूम, और हाइपोजिया का अर्थ है बिलो ग्राउंड, यानी कि नीचे जो जमीन में उगाई जाती है, भूमिगत उगाई जाती है, उसको जो है हाइपोजिया कहते हैं। रैकिस मतलब लेग्यूम। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो है सेलिंग परसेंटेज कितना होता है, तो इसका सेलिंग परसेंट जो है 70% होता है। केक में तेल जो इसके खली होती है उसमें जो है तेल की मात्रा कितनी होती है, 7 से 8% होती है। और दानों में करनाल में जो है, दानों में जो तेल की मात्रा होती है कितनी होती है, दानों में तेल की मात्रा जो है 40 से 50% होती है। ठीक भैया, यानी कि इसका जो है 70% जो है सेलिंग परसेंटेज होता है, 7 से 8% इसके खली में तेल पाई जाती है, और जो दाना होता है उसमें जो है 44 से 50% तक तेल पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। आगे आपका जैविक मूल्य यानी कि बायोलॉजिकल मूल्य क्या कह रहा है, जैविक मूल्य कह रहा है कि मूंगफली प्रोटीन का जैविक मूल्य अन्य वानस्पतिक प्रोटीन की अपेक्षा अधिक होती है, तथा इसकी तुलना यानी कि केसिन मिल्क प्रोटीन जो कि दूध से की जाती है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए जो है मूंगफली की तुलना हम जो है मिल्क से करते हैं। ठीक है, इसमें विटामिन B12 को छोड़कर, यानी कि जो विटामिन B12 होता है इसको छोड़कर अन्य सभी विटामिन भी पाए जाते हैं, सभी विटामिन भी पाए जाते हैं। इसमें केवल जो है विटामिन B12 छोड़ा नहीं पाया जाता, बाकी सभी विटामिन बी जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पैकिंग प्रोसेस के बारे में। पैकिंग प्रोसेस क्या है, कह रहा है कि यह एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप यानी कि स्वपरागित फसल है। इसके 8 से 10 सेगमेंट मिलकर, ठीक है, मोनोडेल्फास बंडल बनाते हैं, यानी कि जो है एक जो है संरचना बनाते हैं, गुच्छा टाइप का बनाते हैं। ठीक है, उसको जो है मोनोडेल्फास बंडल कहते हैं। कह रहे हैं कि मूंगफली में पैंग नामक संरचना होती है। कौन सी, पैंग नामक संरचना होती है, जो गाइनोफोर है। क्या है, गाइनोफोर है। ठीक है, कह रहा है कि यह गाइनोफोर जमीन की ओर, क्या कह रहा है, जमीन की ओर मुड़कर ओवरी को पट्टी
मिट्टी में प्रतिस्थापित करती है। मिट्टी का मतलब ओवरी, ओवरी मतलब जो अंडा होता है, या फिर आप कह सकते हैं जिसको पेग भी कहा जाता है, वो क्या है, मिट्टी में प्रतिस्थापित होता है। और कह रहा है कि यह ओवरी मिट्टी में प्रवेश के उपरांत ही विकसित होता है। जब मिट्टी में ओवरी प्रवेश करता है तभी विकसित होता है। और यह क्षैतिज रूप धारण कर लेती है। ठीक है, यानी कि क्या करती है ये, वर्टिकल रूप, यानी कि ऐसे इस तरह जो है अपना रूप धारण कर लेती है। ठीक भैया। और कह रहा है इसी गाइनोफोर को पेग कहा जाता है। पता नहीं कि गाइनोफोर जो है पेग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को पेगिंग कहा जाता है, यानी कि गाइनोफोर के बनने की प्रक्रिया को पेगिंग कहा जाता है। इसके लिए उचित जल निकास वाली बलुई दोमट, यानी कि वेल ड्रेनेज सैंडी सॉयल, लोमी सॉयल अच्छी मानी जाती है। अब जरा समझिए बातों को शुरू से। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 से 10 सेगमेंट मिलकर 8 से 10 सेगमेंट मिलकर एक मोनोडेल्फास बंडल बनाते हैं, यानी कि एक संरचना, गुच्छे संरचना बनाते हैं, जिसमें जो है मूंगफली में पेग नामक संरचना होती है जो गाइनोफोर है। अब ये कह रहा है कि गाइनोफोर जमीन में जाती है तो वर्टिकल जो है संरचना धारण कर लेती है मिट्टी में जाने के बाद जो है। और गाइनोफोर, इसी गाइनोफोर को क्या कहा जाता है, पेग कहा जाता है। यही जो पेग बनते हैं इस प्रक्रिया को पेगिंग कहा जाता है। यह उचित जल निकास वाली वेल ड्रेनेज सैंडी लोमी सॉइल में अच्छी होती है। ठीक है, अच्छी भारी मात्रा में जो है इसकी उत्पादन होती है वेल ड्रेनेज सैंडी लोमी सॉइल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है अफ्लाटॉक्सिन। क्या है भैया, कह रहा है अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन कह रहा है कि आर्द्र दशा में पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज के दौरान एस्परजिलस फ्लेवस, जो कि एक फंजाई है, के कारण मूंगफली में अफ्लाटॉक्सिन नामक हानिकारक रसायन उत्पन्न हो जाता है। तो क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अफ्लाटॉक्सिन किसमें होता है या रसायन किसमें पाया जाता है, तो वो मूंगफली में पाया जाता है। ये क्या है, ये जो है एक फंगस के द्वारा एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है एस्परजिलस फ्लेवस। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आपका मूंगफली की खेती के लिए प्रक्रियाएं, क्या कह रहा है, मूंगफली की खेती के लिए प्रक्रियाएं। ठीक भैया, कह रहा है कि सीड रेट और पौध की संख्या। अब इसमें जो है मूंगफली में इसमें दिया है मूंगफली की टाइप के बारे में, कि टाइप कौन कौन सी है, और दिया है बीज दर कितना है, और दिया है आपका पौध प्लांट संख्या, यानी कितने प्लांट लगने चाहिए, और आपका दिया है स्पेसिंग, कितनी दूरी में लगने चाहिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं भैया आपका पहला आपका बंची या इरेक्ट वैरायटी, जो कि गुच्छेदार वैरायटी है, इसको बंची या इरेक्ट वैरायटी कहते हैं। इसका जो है बीज दर 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, और 1 हेक्टेयर में 3.33 लाख जो है, यानी कि 3,33,000 जो है प्लांट लगते हैं प्रति हेक्टेयर। पौध की संख्या होनी चाहिए किसकी, बंच टाइप यानी कि इरेक्ट टाइप की। बंच टाइप या इरेक्ट टाइप या गुच्छेदार टाइप बात एक ही है। इसमें जो है 3,33,000 प्लांट लगते हैं प्रति हेक्टेयर में, और इसकी दूरी जो है 30 × 10 सेंटीमीटर तक लगाई जाती है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। आगे दिया है आपका स्प्रेडिंग टाइप, यानी कि फैलने वाली। ये कौन सी थी, ये गुच्छे वाली थी, ये कौन सी, ये फैलने वाली स्प्रेडिंग टाइप में। इसकी जो है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। 2.22 लाख, यानी कि 2,22,000 प्रति पौधा प्रति हेक्टेयर लगता है, और 30 × 15 सेंटीमीटर जो है इसकी स्पेसिंग की जाती है। ठीक है, आगे दिया है फॉर रबी सीजन के लिए। यदि आप रबी सीजन में जो है मूंगफली की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा मात्रा में 125 से 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो कि जो है इन दोनों की अपेक्षा 25% अधिक लगाया जाता है। यानी कि इसमें क्या था, 100 से 120, इसमें जो 125 से 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। और इसमें जो है प्लांट कितने लगते हैं भैया, प्लांट लगते हैं 4,44,000 प्रति हेक्टेयर जो है प्लांट लगते हैं। और इसकी दूरी जो है 22.5 नहीं 22.5 × 10 या फिर 30 × 7.5 सेंटीमीटर पर जो है इसकी बुआई करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि विशेष बिंदु क्या कह रहा है, कह रहा है कि रबी बुआई के समय तापमान बहुत कम होता है। ठीक है, तो जानते हैं तापमान कम होता है रबी के समय, इसलिए पौधे की वृद्धि सीमित होती है। अतः रबी फसल के रूप में बंची या इरेक्ट टाइप प्रजाति उगाई जाती है, जो गुच्छेदार होती है उसी को उगाया जाता है। इसके बीज दर जो है 25% इस बीज दर को बढ़ाया जाता है। आगे कह रहा है कि स्प्रेड टाइप प्रजाति जो है बंची टाइप की अपेक्षा विलंब परिपक्व होती है, यानी कि जो
गुच्छेदार वाली होती है मूंगफली, वो क्या होती है, बंच टाइप के अपेक्षा लेट परिपक्व होती है तथा स्प्रेडिंग उत्पादन वेरिक देती है, यानी कि जो स्प्रेडिंग होती है फैलने वाली, और ये उत्पादन देती है उन दोनों के अपेक्षा। बंची टाइप में सुसुप्तावस्था नहीं होती, यानी कि डॉर्मेंसी जो है इसमें नहीं होती है, ये जो है बोने के बाद जो है आराम से ग्रो कर ली जाती है। ठीक भैया, तो यहाँ तक समझ में आया आपका स्प्रेडिंग टाइप, बंची टाइप, रेक्ट टाइप, तीनों समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आपकी सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं यानी कि क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। मूंगफली में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहला दिया आपका फ्लावरिंग, यानी कि पुष्पन के समय, यानी कि 35 से 40 दिन डेट आफ्टर सोइंग पर करते हैं। 35 से 40 दिन पर, यानी कि बुआई के 40 दिन बाद जो है जब उसमें पुष्पन होने लगे तब जो है हम फ्लावरिंग सिंचाई करते हैं। ठीक है, दूसरा दिया है आपका, दूसरा कह रहा है कि पेगिंग। पेगिंग मतलब पेग बनना, दाने का बनना अंदर जो है, ठीक है, या गाइनोपोर का बनना पेगिंग, इसमें जो 55 डे पर करते हैं, डे आफ्टर सोइंग, बुआई के 55 दिन बाद जो है इसमें सिंचाई करते हैं। तीसरा आपका पॉड फॉर्मेशन, जब जो है इसमें फली बनने लगती है, यानी कि सीड डेवलपमेंट होने लगे तब लगभग 65 से 70 दिन बाद जो है पूरी तरह से खेत में जल निकास कर देते हैं। यानी कि फ्लावरिंग पर करते हैं, फर्स्ट जो है फ्लावरिंग पर करते हैं, सेकंड जो है आपका पेगिंग पर करते हैं, और जो थर्ड है आपका वो पॉड बनते समय, यानी कि फली बनते समय जो है सिंचाई करते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग, पेगिंग और पॉड फॉर्मेशन। ठीक है, पेगिंग बनते समय, पॉड बनते समय, फ्लावरिंग बनते समय। और आगे बात करते हैं भैया, आगे आपका दिया है प्रमुख प्रजातियां। क्या है, प्रमुख प्रजातियां। प्रमुख प्रजातियों के बारे में क्या कहा है, कह रहा है कि खरीफ सीजन में जो उगाई जाती हैं उसकी प्रमुख प्रजातियां हैं जो कि इरेक्ट टाइप वाली में है। कौन सी वाली में, इरेक्ट टाइप में, यानी कि इरेक्ट मतलब क्या है, बंची टाइप, गुच्छेदार वाली। ठीक है, अब बात करते हैं गुच्छेदार में कौन कौन सा आते हैं। जो एमपी में उगाई जाती है उसको ज्योति कहते हैं, जो कि जो है यील्ड पोटेंशियल 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, इसका सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में उगाई जाती है, कौन सी है, ज्योति है, इसकी जो है 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन देती है। और आपका है उड़ीसा। उड़ीसा में उगाई जाने वाली है कौन कौन सी है, कादरी है, किसान है, ये 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है उपज देती है। ठीक है, और आपका क्या है, आपका टीएन है, यानी कि तमिलनाडु में जो उगाई जाती है, TMB11 है, और TMB12 जो है ये उगाई जाती है इरेक्ट बंच टाइप में, यानी कि फैलने वाली टाइप में, वो गुच्छेदार वाली टाइप में। ठीक है, फैलने वाले में स्प्रेडिंग टाइप आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दिया है भैया सेमी स्प्रेडिंग। थोड़ा सा भैया बारिश हो रही है, हो सकता हो आवाज़ क्लियर ना हो, तो आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, समझ लेना। आगे बात करते हैं सेमी स्प्रेडिंग, यानी कि वो विरजाइना बंची टाइप। ठीक है, अर्ध गुच्छेदार, जो अर्ध फैलने वाली, ज़्यादा नहीं फैलती है, उसमें जो है आपका कौन कौन है, उसमें आपका TMB10 है जो कि तमिलनाडु में उगाया जाता है, कादरी 2 है एंड कादरी 3 है जो कि अरुणाचल प्रदेश में उगाया जाता है, P1 है और BP2 है, ठीक है, जो कि बिहार में उगाया जाता है, BP2 बिहार में उगाया जाता है। ये सेमी स्प्रेडिंग टाइप के अंतर्गत आती हैं। और स्प्रेडिंग टाइप जो कि फुल जो है फैलने वाली होती हैं, उसमें जो है आपका कौन आता है, उसमें आपका यूपी टाइप 228 और यूपी टाइप 28 और टाइप 64 आता है। ये जो है चंद्रा है। ठीक है, ये जो है कहाँ पर उगाई जाती हैं, यूपी में उगाई जाती हैं, टाइप 28 और टाइप 61। ठीक है, स्प्रेडिंग टाइम मतलब फैलने वाली है। आगे असम में जो उगाई जाती हैं EM13 उगाई जाती हैं और EM37 उगाई जाती हैं। और पंजाब में जो उगाई जाती है पंजाब 1 है, तमिलनाडु में जो उगाई जाती है तमिलनाडु 1 और TMB3 है। ये सब कौन सी थी, ये सब स्प्रेडिंग टाइम थी। यूपी में टाइप 28 और यू टाइप 61 उगाया जाता है, और असम में EM13 और EM37, और पंजाब में आपका पंजाब 1 उगाया जाता है, तमिलनाडु में आपका TMB1 एंड TMB3 उगाया जाता है स्प्रेडिंग टाइम। ठीक है, यानी कि फैलने वाली में। आगे बात करते हैं रबी सीजन के लिए। तो रबी सीजन के लिए भैया दिया है अरुणाचल प्रदेश में जो है, अरुणाचल प्रदेश में ICGS 11 उगाते हैं, ICGS 14 उगाते हैं, और आपका कादरी 2 उगाते हैं, TMB2 उगाते हैं, और J11 उगाते हैं। ठीक है, कौन कौन उगाते हैं भैया, ICGS 11, ICGS 14, कादरी 2, TMB2 और J11 उगाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और आपका तमिलनाडु में जो है TMB2 उगाते हैं, TMB7 उगाते हैं, TMB12 उगाते हैं, और JL24 उगाते हैं। यह आपकी जो है रबी सीजन की प्रजाति है जो तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भैया हुआ आपका जो है
ख़त्म हुआ मूंगफली और साफ्लावर सनफ्लावर जो ये सब था, ये सब ख़त्म हुआ। ठीक है, और जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर पिछली वीडियो देख लें। ठीक है, क्योंकि आप जो है ये बुक इतनी सफिशियंट है एग्रीकल्चर वालों के लिए, यदि कोई नहीं लिया रहता है तो जान लीजिए वो मूर्ख है। ठीक है, क्योंकि इस बुक में जो कंटेंट है वो अदर किसी में है ही नहीं है। ठीक है भैया, चलिए आगे के वीडियो हम जो नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।